तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम शानदार हो गए, एकदम स्वस्थ हो गए, एकदम मस्त हो गए। और मैं जैसा वादा किया था आपसे, मैं लेके आ गया हूँ। ठीक है, कंपनी लॉ का वन शॉट वीडियो, जिसके अंदर हम समझेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ पूरा सिलेबस कवर करेंगे। और बहुत ही शॉर्ट तरीके से, आप देख सकते हो यार, सिर्फ 21 पेज की पीडीएफ है। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी कवर करेंगे। आधा पार्ट मैं इस वीडियो में कवर करूंगा और आधा अगले पार्ट में करूंगा। ठीक है, क्योंकि एक वीडियो मैं बनाऊंगा पूरी अगर, तो वो बहुत लंबी हो जाती है। फिर आप लोग कहते हो कि भैया वीडियो लंबी हो गई, तो वीडियो लंबी नहीं करेंगे। ठीक है, और जल्दी से शुरू करते हैं। ठीक है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग लिख रहा है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है सबके लिए। ठीक है, ये सबके लिए एसओएल वाले बच्चे भी देख सकते हैं, रेगुलर वाले भी देख सकते हैं, एनसीडब्ल्यूई वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, यूनिट 1 के अंदर हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन। यूनिट 2 में हम कवर करेंगे एमओए वगैरह, फिर कंपनी मैनेजमेंट, मीटिंग और डिविडेंड एंड वाइंडिंग अप। आज की इस वीडियो में सिर्फ हम यूनिट 1 और 2 कवर करेंगे। ठीक है, ये जो बाकी 3 यूनिट हैं ये नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। ठीक है, देख लेते हैं यूनिट 1 में क्या है। यूनिट 1 में हमारा सबसे पहला लेसन है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा है इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर एनसीएलटी, फिर टाइप ऑफ कंपनीज, फिर इनकॉर्पोरेशन कैसे होती है वो, फिर गवर्नमेंट, फॉरेन, ये सब, फिर फॉर्मेशन और प्रमोटर कैसे होता है। बाकी फिर अगले यूनिट में हम समझेंगे कि भैया मेमोरेंडम क्या होता है, एओए क्या होता है, प्रोस्पेक्टस और शेयर्स के बारे में। आगे चलते हैं। पेन का कलर कर लेता हूँ मैं रेड। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से दिखे। तो बात करेंगे सबसे पहले कंपनी की, भैया मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की। देखो, डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी हमें दे रखी है, थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए जूम कर देता हूँ सो दैट आपको और अच्छे से दिख सके। यस, अब देखो क्या कह रहा है। कह रहा है भैया सेक्शन 220। देखो, सेक्शन लिखना भैया क्या ज़रूरी होता है, तो इसका बेसिक आंसर ये होता है कि अगर आप लिख सकते हो तो आप लिख दो। ठीक है, बट अगर आपको याद नहीं है तो मत लिखना। गलत लिखोगे तो वहाँ पे नंबर कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गलत नहीं लिखना, अगर आता है तो लिखो, नहीं आता तो मत लिखो। भैया अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। अरे भैया इसे तो कुछ समझ ही नहीं आया। कह रहा भैया कंपनी का पूछ रहा था मैं, तो कंपनी क्या होती है। कहता है ये तो भाई कंपनी जो इस एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है या किसी और प्रीवियस कंपनी एक्ट की। यार भैया मज़ा नहीं आया, तो कुछ अच्छा दो। तो हमारे एक लॉर्ड लिंडली थे। ठीक है, इन्होंने हमें एक दिया डेफिनेशन। इन्होंने कहा एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो कंट्रीब्यूट करते हैं पैसे को एक कॉमन स्टॉक में और उसको एम्प्लॉय करते हैं किसी कॉमन पर्पस के लिए और शेयर करते हैं प्रॉफिट और लॉस को, उसे हम कंपनी बोलते हैं। तो ऐसे भी भैया समझ नहीं आ रहा। कह रहे भैया कुछ लोग आते हैं आपस में मिलते हैं, पैसा जोड़ते हैं कॉमन स्टॉक में, और भैया उसको फिर किसी एक कॉमन पर्पज में डाल देते हैं उस पैसे को, और शेयर करते हैं भैया प्रॉफिट और लॉसेस को। कहते ठीक है भैया समझ में आ रहा है, थोड़ा करेक्टरिस्टिक्स अगर समझ लेना हम तो और अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज़ को। कह रहा भैया सबसे पहली चीज़, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब अगर ये कंपनी है, ठीक है, ये क्या है, अगर ये कंपनी है, ठीक है, और ये अगर उसके चलाने वाले लोग हैं, ठीक है, ये उसको चलाने वाले लोग हैं, तो ये अलग अलग हैं। ठीक है, दीज आर नॉट इंटर रिलेटेड, दीज आर डिफरेंट पीपल। ठीक है, ये अलग अलग है। ठीक है, ये अलग अलग कैसे है भैया, कि अगर कंपनी जो है वो अपने नाम पर, कंपनी जो है वो अपने नाम पर क्या कर सकती है भैया, अपने नाम पर चीज़ें खरीद सकती है, बेच सकती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स में आ सकती है। उस पे इन लोगों का सिग्नेचर तो ज़रूर जाएगा, बट कंपनी की स्टैंप भी जाएगी। जैसे सोल प्रोप्राइटरी होता है। सोल प्रोप्राइटरी में क्या होता है कि जो पर्सन बिजनेस चला रहा है वही जो बिजनेस चला रहा है वो और बिजनेस है, उन दोनों को एक ही मानते हैं। इसका बेसिक एग्जांपल ये होता है कि अगर कोई ऐसी लाइबिलिटी इनकॉर्पोरेट आ जाती है जहाँ पर आपको अपने एसेट्स बेचकर भी वो पूरी नहीं हो रही, तो वहाँ पे सोल प्रोप्राइटर को अपने एसेट्स बेचकर उस लाइबिलिटी को पूरा करना पड़ता है। बट वहीं अगर मैं बात करूँ कंपनी की, तो ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी बैंकरप्ट डिक्लेयर हो जाती है और उसके डायरेक्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, या ये सब चीज़ें भी रहती हैं। अब सेपरेट लीगल एंटिटी आप समझ गए होंगे कि दोनों अलग अलग लोग हैं, कंपनी एक अलग एंटिटी है और उसको चलाने वाले लोग अलग एंटिटी हैं। भैया इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है तभी बनती है। 7 मेंबर चाहिए पब्लिक के लिए और 2 चाहिए प्राइवेट के लिए। आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं कंपनी को। क्यों मानते हैं भैया आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि ये हमारी तरह सांस नहीं ले सकती, हमारी तरह चल नहीं सकती, हमारी तरह बोल नहीं सकती, पर लॉ के हिसाब से एग्जिस्ट करती है। क्यों, क्योंकि भैया कंपनी के ऊपर केस किया जा सकता है। ठीक है, कंपनी किसी पे भी केस कर सकती है। ठीक है, बट कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है भैया, मेंबर ने जितना पैसा डाला है सिर्फ उतने के लिए वो लाइबल होती है। जैसे मान लो मिस्टर ए है यहाँ पर, मिस्टर ए ने अगर कंपनी के अंदर अगर पैसा डाला है मान लो 500 रुपए, तो सिर्फ उनकी 500 रुपए की लाइबिलिटी है।
अगर उन्होंने डाले होते 1,000 रुपये तो 1,000 रुपये की लाइबिलिटी, जबकि ऐसा सोल प्रोप्राइटरी में नहीं होता। सोल प्रोप्राइटरी में अगर आपकी कोई लाइबिलिटी एग्जिस्ट करी और हो सकता है वो 1 लाख रुपए की भी हो, तो 1 लाख रुपए की हो, और आपने हो सकता है इन्वेस्ट सिर्फ 50,000 की हो उस टाइम पे जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था। ठीक है, ये चीज डिफरेंस होता है। परपेचुअल सक्सेशन की बात अगर करी जाए तो जैसे सोल प्रोप्राइटरी में होता है कि मान लीजिए जो सोल प्रोप्राइटर है जो बिजनेस चला रहा है उसकी डेथ हो जाती है, वो इनसेन हो जाता है, वो बैंकरप्ट हो जाता है। इन सच केसेस में क्या होता है कि सोल प्रोप्राइटरी फर्म भी बंद हो जाती है, बिजनेस भी बंद हो जाता है। बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता, कंपनी चलती रहती है, कंपनी को कोई भी नहीं रोक पाता। ठीक है, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, बट कंपनी बंद नहीं होती। कॉमन सील होती है भैया, ऑफिशियल सिग्नेचर का स्टैम्प जाती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर होते हुए शेयर पब्लिक कंपनी के अंदर सिर्फ शेयर ट्रांसफर होते हैं। फिर भैया आते हैं अब एक शानदार चीज पे जो है बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट, मैंने पिछली वीडियो में जब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा था, अगर अभी भी आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप देख सकते हो। उसके अंदर मैंने बताया था कि लिफ्टिंग एंड पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, तो उसको समझ लेते हैं फटाफट से। जब भैया कोर्ट और लॉ इग्नोर कर देता है सेपरेट लीगल एंटिटी को रिवील करने के लिए कि उस पीछे है कौन। देखो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन जरूर है, बट उसको चला तो कुछ लोग ही रहे हैं, है ना, चला तो उसको कोई लोग ही रहे हैं पीछे। अब ये भी तो हो सकता है कि यार लोग कंपनी के बहाने क्या करें, फ्रॉड करने की कोशिश करें, है ना, फ्रॉड करने की कोशिश करें। हो सकता है वो कंपनी के बहाने कुछ मैल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, टैक्स की चोरी कर रहे हो, ये सब चीज़ें कर रहे हो। तो अब भाई जो कोर्ट होती है वो थोड़ी देर के लिए कहती है कि चलो ऐसा मान लेते हैं कि कंपनी और उसको चलाने वाले लोग एक ही हैं, और इसी को कहा जाता है लिफ्टिंग या पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कंपनी लॉ का। ठीक है, कब कब करा जाता है भैया, जब एनिमी करेक्टर डिटर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है, टैक्स इन्वेजन देखा जाए, रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करना देखा जाए, फ्रॉड हो रहा हो, ठीक है, वेलफेयर लेजिस्लेशन का अवॉइडेंस हो रहा हो, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, स्टैट्यूटरी भैया रिडक्शन इन मेंबर बिलो लो होल्डरी सब्सिडरी रिलेशनशिप होता है, इसमें देखा जाता है। तो ये सब चीज़ें रहती है इसके अंदर। ठीक है, डाइवर्जन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी भैया, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मतलब कुछ का कुछ कर रहे हैं, शैम और फकीर फैकेड कंपनी, ठीक है, कि बस दिखाने के लिए बना दिए। ठीक है, कि ऐसी कोई है नहीं, मतलब झूठा फंसाना है। ठीक है, तो फंसाने वाली जो चीज़ है वो वाली है ये। ठीक है, ये चीज़ होती है इसके अंदर। ठीक है, कॉर्पोरेट वेल के अंदर बहुत बड़ा एक टॉपिक है, बट मैं छोटे में समझा रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली आप समझ लो इस तरीके से कि जब सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर देती है कोर्ट, कोई नहीं ऐसे नहीं मैं उठा मैंने कह दिया, नहीं नहीं, कोर्ट जब उसको ये लगता है कि जो उसको चलाने वाले लोग हैं वो कोई ना कोई फ्रॉडुलेंट या क्या भैया फ्रॉडुलेंट या मैल प्रैक्टिस कर रहे हैं, फ्रॉडुलेंट या कुछ इस तरीके की चीज कंपनी के नाम पे कर रहे हैं, तब वो जो सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है उसे इग्नोर कर दिया जाता है। आगे चलते हैं लेसन नंबर 2 पे। एनसीएलटी स्पेशल कोर्ट्स को समझ लेते हैं। एनसीएलटी की बात करूं भैया, सेक्शन 408 में आता है कंपनीज एक्ट के। एनसीएलटी है भैया 410 में आता है। फर्क कुछ नहीं है, ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होता है, ये नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल होता है। मतलब भैया अगर आपको कोई जजमेंट पसंद नहीं आया एनसीएलटी का, जो आपका कोई भी केस हुआ उसमें, तो आप इसको फिर एनसीएलटी में ले जाते हो। आप कहते हो भाई मेरे को अपील है, मुझे ये डिसीजन से मैं खुश नहीं हूँ, मुझे अपील करनी है, आई वॉन्ट टू रिवाइज दिस जजमेंट। ये 1 जून 2016 में बनी थी, ये भी 1 जून 2016 को बनी थी। इसका जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है या एक्स हाई कोर्ट जज होता है जिसकी जो मोर देन 5 ईयर्स रह चुका हो। इसका चेयरपर्सन होता है भैया इसमें सुप्रीम कोर्ट या आपका चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट का। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है ये, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है ये, आप ऐसे लगा लो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, मैक्स मेंबर इसके अंदर 62 होते हैं और इसके अंदर 11 होते हैं। जुरिस्डिक्शन इसका प्राइमरी वही कॉर्पोरेट वाले हैं, और एपिलेट है भैया ये सारी अपील्स को ही सुनता है। एनसीएलटी सिर्फ अपील्स को ही सुनता है एनसीएलटी से जो आती है। रिटायरमेंट एज भैया प्रेसिडेंट की 67 है, मेंबर 65 है, चेयरपर्सन 70। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, यू कैन रीड इट। मेन आते हैं मेन पावर्स पे इनकी क्या है भैया, क्लास एक्शन सूट्स। ठीक है, क्लास एक्शन सूट्स आपके होते हैं कि कोई भी आपका कोई भी फ्रॉड वगैरह कुछ भी हो रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो भी हमारा एक्शन लेना है वो सब करना। ठीक है, डी रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, कोई कंपनी को डी रजिस्टर करना है। ठीक है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है, कोई ऑपरेशन हो रहा है, मतलब ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन क्या है कि कोई हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, मान लीजिए एम्प्लॉयज़ वगैरह है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। ठीक है, उनको दबाने की कोशिश कर रही है, उनकी आवाज़ जो है वो उठाने की उन्हें उठाने नहीं दे रहे जो हमारा अपर मैनेजमेंट है, तो उस केसेस में एनसीएलटी आता है आगे। ठीक है, मिस मैनेजमेंट अगर हो रहा है किसी भी कंपनी के अंदर, उसको रेमेडी करता है, उसको सही करता है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ शेयर पे रोक लगा सकता है, डिस्प्यूट
जो भी है हमारे डिपॉजिट से रिलेटेड, उस पर अकाउंट्स को रीओपन करना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, कन्वर्जन करना पब्लिक टू प्राइवेट एक्सेट्रा। स्पेशल कोर्ट्स भी होती हैं भैया, ठीक है, जिसके अंदर स्पीडी ट्रायल ऑफेंसेस का हो सकता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने करी थी। लेसन नंबर 3 पे आते हैं भैया, टाइप्स ऑफ कंपनी पे, इनकॉर्पोरेशन पे और मेंबर्स के बेसिस पे। भैया इनकॉर्पोरेशन पे हमारी आती है रजिस्टर्ड कंपनी, स्टैच्यूटरी कंपनी और चार्टर्ड कंपनी। ठीक है, चार्टर्ड कंपनी भैया जो कि रॉयल चार्टर मोनार्की ने बनाई थी, जो अंग्रेजों ने बनाई थी, बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये तो बंद हो गई, तो इसका कोई कॉन्सेप्ट अब ज़्यादा बड़ा बचा नहीं है, तो ये आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इस पर नहीं आएगा क्वेश्चन। स्टैच्यूटरी कंपनी वो होती है जो स्पेशल एक्ट या पार्लियामेंट स्टेट से बनाई हो, जैसे आरबीआई, एसबीआई, एलआईसी, इनके पूरे पूरे एक्ट है, आरबीआई एक्ट, एसबीआई एक्ट, एलआईसी एक्ट। तो ये क्या है कि एक पर्टिकुलर लॉ, एक स्पेशल एक्ट के जरिए हमने क्या करा है, उसको इंट्रोड्यूस किया है। और भैया कोई भी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी वो होती है जो कोई भी इनकॉर्पोरेट हुई हो कंपनीज एक्ट में, जैसे गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है ना, ऐसे। फिर सब टाइप्स हो जाते हैं भैया, जैसे लिमिटेड बाय शेयर। ठीक है, लिमिटेड बाय शेयर हो जाता है, ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी से। फिर लिमिटेड बाय गारंटी होता है कि मेंबर अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑन वाइंडिंग अप नो प्रॉफिट मोटिव, जैसे क्लब, एनजीओ वगैरह। फिर अनलिमिटेड कंपनी होती है, बट अब ये नहीं बन सकती। ठीक है, अनलिमिटेड कंपनी डज नॉट एग्जिस्ट एक्चुअली, नो लिमिट ऑन मेंबर मे और मे नॉट हैव शेयर कैपिटल, ऐसा कुछ नहीं है अब। पहले थी अनलिमिटेड कंपनी, बट नाउ इट इज नॉट पॉसिबल, नाउ द लॉ डज नॉट अलाउ यू टू क्रिएट अ अनलिमिटेड कंपनी। नाउ बेस्ड ऑन द मेंबर्स अगर मैं बात करूं, तो पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी और ओपीसी होती है। देखो ये एक ही टेबल में मैं पूरी टेबल में मैं आपको समराइज कर दूंगा। देखो मिनिमम मेंबर पब्लिक में 7 चाहिए होते हैं, प्राइवेट में 2 चाहिए होते हैं, स्मॉल में भी 2 चाहिए होते हैं अगर प्राइवेट है तो। मैक्सिमम मेंबर पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड हो सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ टाटा मोटर्स। ठीक है, टाटा ले सकता हूँ। ठीक है, प्राइवेट का मैं ले सकता हूँ बोट। बोट भी अब, अच्छा बोट भी अब तो हो गई, तो हम ले लेते हैं प्राइवेट कंपनी का एग्जाम्पल, क्या लें हम, कोई भी ले लेते हैं, गूगल ले लेते हैं। गूगल लिस्टेड है नहीं है शायद, कोई भी कंपनी लेते हैं, शुगर ले लेते हैं, शुगर इज नॉट लिस्टेड, शुगर इज नॉट लिस्टेड। तो शुगर ले लेते हैं, शुगर कॉस्मेटिक्स। ठीक है, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दो, शुगर इज अ कॉस्मेटिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी, ओपीसी भी एक आध होती है, बट ज़्यादा प्रोमिनेंट कोई भी नहीं है, तो मैं नहीं दे पाऊंगा उस तरीके से एग्जाम्पल, बट ओपीसी भी होती है। फिर भैया मैक्सिमम 200 होते हैं, स्मॉल कंपनी में 200 होते हैं, ओपीसी में सिर्फ एक होता है। ओपीसी का नाम ही 1 पर्सन है, 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, जो एक ही बंदा चलाए, 1 पर्सन कंपनी, तो ये भैया एक ही बंदा होगा जो इसको चलाएगा। मिनिमम और मैक्सिमम इसका एक ही होता है। मिनिमम पेड अप कैपिटल भैया कितना कैपिटल होना चाहिए, 5 लाख होना चाहिए पब्लिक में। प्राइवेट में कोई भी नहीं है। ठीक है, प्राइवेट में कोई भी नहीं है, स्मॉल में कोई भी नहीं है, ओपीसी में भी नहीं है। पब्लिक ऑफर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक में अलाउड है, प्राइवेट, स्मॉल और ओपीसी में नहीं आप पब्लिक को ऑफर कर सकते। क्या, शेयर्स। सफेक्स क्या आता है भैया, आगे पीछे नाम के क्या लगाना पड़ेगा, लिमिटेड, जैसे टाटा मोटर्स लिमिटेड। फिर शुगर प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ऐसी स्मॉल में प्राइवेट लिमिटेड जाता है। ठीक है, और ओपीसी में ओपीसी भी लगाना पड़ता है आपको, ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। मिनिमम डायरेक्टर 3 चाहिए, प्राइवेट में 2 चाहिए और बाकी में 2 चाहिए, ओपीसी में एक ही रहेगा। एजीएम चाहिए, रिक्वायर्ड होती है एनुअल जनरल मीटिंग, स्मॉल कंपनी में भी रिक्वायर्ड होती है, ओपीसी में नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, बट 2 में नहीं है, स्मॉल और किसमें, ओपीसी में। ठीक है, ये था बेसिक, ये पूरा आप टेबल याद कर लेना। ठीक है, और अपनी लैंग्वेज में आप फिर बना के लिख सकते हो, कुछ भी पूछा आपसे, पूछे व्हाट इज पब्लिक कंपनी, आप लिख सकते हो पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच अलाउ द विच कैन टेक विच कैन कह सकते हो आप, पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी जिसमें आप शेयर को ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी इन विच यू कैन ट्रांसफर शेयर्स, यू कैन ऑफर द शेयर्स टू द पब्लिक एंड टेक अप द कैपिटल। देन उसके अंदर आप मिनिमम मैक्सिमम मेंबर्स वगैरह एक्सप्लेन कर सकते हो, इस तरीके से काम हो सकता है, एग्जाम्पल भी दे सकते हो। फिर भैया गवर्नमेंट, ओ सॉरी, फिर भैया गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, ये सब कंपनी क्या होती है भैया, होल्डिंग कंपनी होती है, जहाँ एक कंट्रोल करती है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सिडरी कंपनीज को। होल्डिंग कंपनी जैसे मतलब मान लीजिए ये कोई एक कंपनी है ए, और ये 2-3 कंपनीज को, लेट मी डू इट लाइक दिस, वेट अ सेकेंड, यस। अब देखो यहाँ पे कोई कंपनी है हमारी, ठीक है, उसका नाम है ए। अब ए जो है वो बी, सी और डी कंपनी को क्या कर रही है भैया, बी सी डी कंपनी को चला रही है। तो ए जो है वो मेरी होल्डिंग बन जाएगी, और बी सी डी मेरी क्या बन जाएगी भैया, सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। ठीक है, सब्सिडरी कंपनीज बन जाएंगी। ठीक है, ये होता है होल्डिंग और सब्सिडरी का बेसिक मतलब। ठीक है, कि जो कंपनी
एक या एक से ज़्यादा सब्सिडरीज को संभाल रही है, दैट इज़ माई होल्डिंग कंपनी। आगे बात करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको छोटा कर देता हूँ, मैं इसको छोटा मोटा कर देता हूँ, है ना, थोड़ा बड़ा हो गया। चलिए, समझाने के लिए करना पड़ता है। अरे अरे अरे, बस। सब्सिडरी कंपनी मैंने बता दिया, कंट्रोल बाय होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है? जो 50% से उससे ज़्यादा वोटिंग पावर रखे। एसोसिएट कंपनी होती है जो 20 से 50 के बीच में रखे, और वो भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो ज़रूरी नहीं है शेयर ही होल्ड करे। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हुआ अगर ए का बी के ऊपर, बी कंपनी के ऊपर, दैट मीन्स बी कैन बी द एसोसिएट कंपनी ऑफ ए। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, अगर 20 से 50% है। गवर्नमेंट कंपनी जहाँ पे 51%, मतलब 51% आपका सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट पेड अप कैपिटल ओन करती है, बेसिकली शेयर्स को ओन करती है। फॉरेन कंपनी वो जो इंडिया से बाहर है बट उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में, जैसे गूगल। ठीक है, फिर डोरमेंट कंपनी आ जाती है। डोरमेंट कंपनी यार वो है जिसका कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हुआ यार 2 फाइनेंशियल ईयर से, मतलब 2 साल से जिसका कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रही अकाउंटिंग, कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा, कोई सेल नहीं हो रही, उसको डोरमेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। फिर सेक्शन 8 कंपनी वो होती है जो प्राइवेट, मतलब जो नॉन प्रॉफिट मोटिव के लिए बनाई जाती है, जिसके लिए आर्ट साइंस स्पोर्ट्स ये सब प्रमोट होता है। फिर आता है निधि कंपनी 406 इसका। अच्छा, ये सेक्शंस आपके सारे लिखे हुए हैं यहाँ पे, यू कैन लर्न देम। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे। ठीक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी पे मिल जाएगी आपको सिंगा अकेडमी के, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। म्यूचुअल बेनिफिट फंड होता है भैया, इसमें सिर्फ मेंबर्स को करते हैं। निधि कंपनी बेसिकली कि लोग पैसा डालते हैं और उस पैसे में से जो मेंबर है जिन्होंने पैसा डाला है वो जब भी जरूरत होगी वो ले सकता है उसमें से। इलीगल एसोसिएशन क्या है भैया? पार्टनरशिप एसोसिएशन मोर देन 100 पीपल बिल्ड फॉर बिजनेस इज इलीगल अनलेस रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। ठीक है, जैसे HUF कैरिंग ऑन बिजनेस है तो उसके लिए एक्सेप्शन है। ठीक है, ये चीज़ें हैं, बट पेनल्टी अगर आप नहीं करते ये वाला रूल फॉलो तो फाइन आपको 1 लाख तक का लग सकता है। फिर बात करेंगे भैया फॉर्मेशन और प्रमोटर एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे। तो स्टेजेस क्या होती हैं भैया कंपनी को फॉर्म करने की, ये समझ लेते हैं। उससे पहले ये डायग्राम डिलीट कर देते हैं, यहाँ से इरेज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो प्रमोशन होता है, सबसे पहले प्रमोटर होता है, वो सारा आइडिया लेता है, फिर फिजिबिलिटी स्टडी करता है, गैदर करता है सब्सक्राइबर्स को, शेयर वगैरह सब्सक्राइब कराने पड़ते हैं आपको स्टार्टिंग में। फिर इनकॉर्पोरेट करवाने के लिए भैया आपको MOA, AOA डिक्लेरेशन, एफिडेविट वगैरह, ROC कौन होता है भैया? रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ व्हाट? ऑफ कंपनीज। ठीक है, कोर्ट में बैठता है, उसके पास आपको ROC का ऑफिस भी होता है, कई बार कोर्ट में भी बैठ जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है आपको उसके साथ ये सब चीज़ें जमा करानी होती हैं, फिर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो इशू करके देता है। उसके बाद कैपिटल सब्सक्रिप्शन करवाना पड़ता है, बट ये सिर्फ पब्लिक कंपनीज के लिए है जहाँ पे आपको एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है, एक कुछ 10 या 15% का, वो आपको कराना पड़ता है। ठीक है, तभी आप आगे कंपनी को कर सकते हो, नहीं तो उनके पैसे लौटाना पड़ता है, फिर से फ्रेश इशू करना पड़ता है। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। प्रोस्पेक्टस वगैरह भी यहीं पे इशू करते हो। ठीक है, जैसे आपका उस शेयर सब्सक्राइब हो जाते हैं मिनिमम, आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का भी सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, बात करेंगे प्रमोटर की। प्रमोटर कौन है भैया? जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में हो। अच्छा ठीक है भैया, ये कोई बात नहीं हुई, बट ठीक है। अब ये जो देखो लॉ में लिख रहा है, ऐसे लिख रहा है। ठीक है, अ पर्सन नेम्ड द प्रोस्पेक्टस हु कंट्रोल द कंपनी अफेयर और whose director the board is accustomed to act upon। कि भैया जिसके कहने पे बोर्ड काम करे, जो कंपनी के अफेयर संभाले, या जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में हो। सबके आगे या है, एंड नहीं है, तो ये ध्यान रखना, कोई भी हो सकता है इन तीनों में से। लीगल पोजीशन क्या है भैया? क्वासी ट्रस्टी होता है, ओन्स फिड्यूशरी ड्यूटीज टू द कंपनी। फिड्यूशरी बोलती है ब्लाइंड फेथ, फिड्यूशरी बोलती है ब्लाइंड फेथ को, कि बिल्कुल आंखें बंद करके भरोसा करती है कंपनी इस पर्सन के ऊपर। इसकी जिम्मेदारी क्या होती है कि ये कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट ना बनाए अपना। ठीक है, कंपनी के एक्सपेंस पे सारे जितने भी मटेरियल फैक्ट है उन्हें डिस्क्लोज करे इंडिपेंडेंट बोर्ड को और इंटेंडेड शेयर होल्डर्स को। जो भी बेनिफिट है नेगोशिएशन का वो कंपनी को दे। ठीक है, और कोई भी अनफेयर यूज ना करे अपनी पोजीशन का। ठीक है, जब भैया प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वो कॉन्ट्रैक्ट जो प्रमोटर करता है कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले। ठीक है, इनकॉर्पोरेट होने से पहले, तो अगर उसके बाद कर रहा है तो उसके बाद वो प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। बट उससे पहले जितने भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मान लीजिए वो कोई जमीन खरीद रहा है, हो सकता है वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी सप्लायर के साथ कर रहा है, उस केस में वो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है हमारा। व्हेन मेड भैया कब करा जाता है? बिफोर कंपनी। कब एप्लीकेबल है? दोनों कंपनीज पे। कंपनी बाउंड है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बाउंड नहीं होती प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट से प्रमोटर जो करता है कंपनी। ठीक है,
प्रमोटर की लाइबिलिटी क्या है, पर्सनल लाइबिलिटी होती है। अगर अडॉप्ट नहीं किया, कंपनी ने मना कर दिया, हम नहीं मानते तेरे इस कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो पर्सनली लाइबल हो जाएगा, ठीक है। बट प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट का भी एक फीचर होता है जिसके अंदर जब आपका इनकॉर्पोरेशन हो जाती है बट सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं आता ऑफ बिजनेस, तो वहां पे फिर ये चीज़ है, बट वो सिर्फ पब्लिक कंपनी के उसमें है और बाइंड हो जाता है भाई सर्टिफिकेट मिलती। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भैया स्पाइस प्लस, ये हमारा एक ऑनलाइन पोर्टल होता है, INC32 हमारा फॉर्म नंबर है, ठीक है, कोई बच्चा घबराएगा नहीं, ठीक है। स्क्रीन पे ज़्यादा चीज़ें अगर नहीं हो रही, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोल नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, तो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दो, स्क्रीन पे तो थोड़ा मैं चला रहा हूँ मार्कर वगैरह, बट सुनने पे भी ध्यान दो, ठीक है। ज़रूरी नहीं स्क्रीनशॉट ले लेके मत रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन मैं करा रहा हूँ। ये पूरे 6 महीने की पढ़ाई में आपकी लगभग ऐसे 6 महीने में 6 महीने की पढ़ाई आपकी मैं 6 घंटे में कवर कर रहा हूँ, ठीक है। सो इट इज़ बेसिकली कि आपको थोड़ा तो आप पेशेंस रखना पड़ेगा। INC32 होता है, INC33 होता है, ये सब आपके फॉर्म नंबर्स हैं, इनको याद रखना ना रखना आपकी मर्जी है। लिख दोगे बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे, नहीं लिखोगे तो भी ज़्यादा नहीं बिगड़ता है, बट स्पाइस के ऊपर अगर क्वेश्चन आ गया फिर लिखने पड़ेंगे। बात करेंगे यूनिट 2 की फटाफट से, वीडियो को फिर ख़त्म भी करना है, ठीक है। 7th पेज पे है और हमें 9th पेज तक जाना है, तो बने रहो वीडियो में यार, ठीक है, पेशेंस रखो। और अभी यहाँ तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो यार एक बढ़िया सा लाइक कर दो और कमेंट में बताना यार, कोई भी अगर सजेशन है, कुछ भी आपको बोलना है मुझे, कोई भी डाउट आपको अगर देना है, यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट्स, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि पूरा सिलेबस आप लोगों को पता है मैं कवर करता हूँ इसी तरीके से। चलिए चैप्टर 1 बात करेंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। भैया प्रिंसिपल फाउंडेशन डॉक्यूमेंट होता है भैया, मतलब क्या है, एमओए क्या बताता है, एमओए बताता है आपको कि क्या आपका कंपनी करेगी, क्या उसका रिलेशन रहेगा आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, क्या उसका मीनिंग है, कंपनी को क्यों बनाया गया है, किस काम के लिए बनाया गया है, क्या क्या वो काम करेगी, क्या क्या उसके एम्प्लॉय के साथ रिलेशन रहेंगे, क्या उसके सप्लायर के साथ रहेंगे, क्या उसके शेयर होल्डर के साथ रहेंगे, ये सब हमारा कौन बताता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बताता है। भैया अनऑल्टरेबल चार्टर बोलते हैं, हालांकि ऑल्टर कर सकते हो एमओए को, बट इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसीजर, तो जब बनाया जाए तभी कहते हैं अच्छे से बनाना चाहिए। 6 क्लॉजेज भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था पीछे इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो में, नहीं देखा है तो जाके देख लो, अभी भी टाइम है। नेम क्लॉज होता है सबसे पहले, जिसके अंदर नाम आता है कंपनी का, ठीक है। अगर ऑल्ट्रेशन करानी है तो भैया स्पेशल रेजोल्यूशन और सीजी का अप्रूवल जाता है, सीजी मतलब चीफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर डोमिसाइल या सिचुएशन क्लॉज, सिचुएशन यहाँ पे आप बताओगे कि मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, तो भैया ये एक्सटेंट ऑफ चेंज पे डिपेंड करता है, ठीक है, एसआर और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट रजिस्ट्रार पे। ऑब्जेक्टिव क्लॉज, ठीक है, इसमें सारे आपके ऑब्जेक्ट लिखे होते हैं कि आप क्यों कंपनी बना रहे हो, ठीक है। अगर इसको आपको चेंज करना है तो भैया स्पेशल रेजोल्यूशन निकालना पड़ेगा, पोस्टल बैलेट करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा लोगों से, बोर्ड वगैरह से। फिर कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो इसमें लिखा होता है कितना आप शेयर कैपिटल ऑथराइज करोगे, मतलब कितना, 50 लाख 1 करोड़, फिर उसको डिवीजन करोगे शेयर में अंदर कितना होगा मिनिमम शेयर प्राइस वगैरह। फिर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की बात करूं तो उसमें यूजली आपका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से आप उसको ऑल्टर कर सकते हो। लाइबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो भैया नेचर ऑफ मेंबर्स की लाइबिलिटी की, भैया मेंबर कितना मेंबर की क्या लाइबिलिटी होगी, ठीक है, लिमिटेड होगी अनलिमिटेड होगी, ये सब। कैन नॉट इंक्रीज लाइबिलिटी विदाउट रिटर्न कंसेंट। एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज कहता है भैया डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर टू बिकम मेंबर्स, ठीक है, नॉट इंडिपेंडेंटली ऑल्टरेबल, इतने आसानी से इंडिपेंडेंटली आप ऑल्टर नहीं कर सकते। बात करेंगे भैया डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कह रहा है, एनी एक्ट बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट क्लॉजेज अल्ट्रा वायर्स वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है स्टार्टिंग से ही वॉइड है, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब भैया मैंने ऑब्जेक्ट में लिख दिया कि मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, ठीक है, बेसिकली अगर सिंघा अकेडमिकल कंपनी बन जाती है और उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जो मेन एक ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि इट विल हेल्प एजुकेट स्टूडेंट्स, और अगले दिन ही मेरी कंपनी टेक्सटाइल का बिजनेस करने लगे या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने लगे, इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड अल्ट्रा वायर्स, ठीक है, इट विल बी कॉल्ड अल्ट्रा वायर्स। कहने की बात यह है कि भैया कोई भी काम अगर आप ऑब्जेक्टिव क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर कर रहे हो, दैट इज वॉइड एब इनिशियो, वो स्टार्टिंग से ही नहीं माना जाएगा, कंपनी उससे बाइंड नहीं होती, एक्ट नॉट बाइंडिंग, नो सूट अगेंस्ट और बाय द कंपनी। डायरेक्टर पर्सनल लायबल हो जाते हैं इस केस में, और मेंबर भी इंजंक्शन सीक कर सकते हैं, इंजंक्शन मतलब रोक लगाना, स्टे लगाना किसी भी चीज पे। इसके लीडिंग केस एशबरी रेलवे कैरेज वर्सेज आयरन को वर्सेज रिची, ठीक है, तो ये बहुत ही लैंडमार्क केस स्टडी है, इसको पढ़ लेना, एक बार पढ़ोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। ऑल्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज को कैसे करोगे, देखो अगर आप सेम जगह पे कर रहे हो, मतलब दिल्ली के दिल्ली में कर रहे हो अगर, ठीक है, सेम सिटी टाउन विलेज,
सेम विलेज टाउन्स जगह में कर रहे हो, तो इनकेस आपको सिर्फ स्पेशल नोट रेजोल्यूशन निकालना है और आरओसी को 15 दिन के अंदर बताना होता है। फिर भैया वन सिटी टू अनदर सिटी सेम स्टेट, भैया आप समझ लो महाराष्ट्र के अंदर नासिक से नागपुर में शिफ्ट कर गए अपना ऑफिस, ठीक है, या नासिक से आप चले गए अपना इधर मुंबई, या नागपुर से मुंबई आ गए, तो सेम स्टेट है भैया बट सिटी अलग है, तो रेजोल्यूशन निकालना पड़ेगा स्पेशल वाला और कंफर्मेशन लेना पड़ेगा रीजनल डायरेक्टर से। और एक स्टेट से दूसरी स्टेट कर रहे हो भैया, दिल्ली टू मुंबई कर रहा हूँ, ठीक है, मुंबई टू मध्य प्रदेश कर रहा हूँ, तो इन केसेस में क्या होगा भैया, स्पेशल रेजोल्यूशन और गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा और फॉर्म जाएगा INC 23। रिडक्शन या डिमिनिशन ऑफ कैपिटल अगर करना है तो ये ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको सिर्फ रीड करके छोड़ सकते हो। आगे चलेंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे बात करूंगा भैया, इसके अंदर सारे रूल्स रेगुलेशन बायलॉज होते हैं इंटरनल मैनेजमेंट के लिए। देखो एमओए हमें तो बताता था कि आउटसाइड कंपनी के साथ क्या है, बट जो हमारा एओए है वो बताता है। एओए भैया ये क्या हो गया, तुषार कपूर बन गए, नहीं नहीं, एओए मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, इंटरनल मैनेजमेंट, ठीक है, इंटरनल मैनेजमेंट के साथ हमारा जो भी रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, किसके साथ, इंटरनल मैनेजमेंट के साथ, वो कौन बताता है हमें, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है कि कितने बजे आना है, छुट्टियां कैसे मिलेंगी, पे क्या होगी आपकी, कितने दिन का नोटिस देना पड़ेगा, सब चीज़ें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दे रखा है, ठीक है, पूरा आप ये पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लगता मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट, यू कैन टेक द यू कैन रीड इट राइट हेयर, ठीक है, बट मैं हमेशा बोलता हूँ इस चीज़ को कि आपको PDF मिल जाएगा व्हाट्सएप कम्युनिटी पे, तो उसको ज्वाइन करके यार ढंग से ही पढ़ना, फिर यहाँ का स्क्रीनशॉट लोगे। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस वर्सेस इंडोर मैनेजमेंट, भैया क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है, कह रहा है भैया कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्ट करता है कंपनी को आउटसाइडर से, और इंडोर मैनेजमेंट टर्कॉन रूल, ठीक है, टर्कॉन रूल ये क्या कहता है भैया, आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है कंपनी की रेगुलेरिटी से। मतलब भैया मतलब देखो, कोटला वेंकट स्वामी वर्सेस चिंता रामामूर्ति क्या है लीडिंग केस, क्या कह रहा है लीडिंग केस में, क्या कह रहा है लीडिंग केस में, कह रहा है भैया एक पर्सन था, ठीक है, इन दोनों में से एक पर्सन था, कोटला था शायद या चिंता था, मुझे ध्यान नहीं है, बट दोनों में से पर्सन था, मैं ए और बी बोल देता हूँ, ठीक है, ए और बी बोल देता हूँ, ए और बी थे, ठीक है, ए ने समझा कि बी एक पर्टिकुलर टाइप का बिजनेस करता है, जबकि बी वो करता ही नहीं था, और बी ने इसको एमओए भी दिया था, बी ने इसको एमओए भी दिया था, बोला था ए मेरे भाई एमओए पढ़ लियो, एमओए पढ़ लियो, इसने क्या करा उस एमओए का, उस पर 2 समोसे रखे और खा गया चटनी के साथ। अब वो एमओए मतलब उसने नहीं पढ़ा बेसिकली, ऐसा नहीं, मतलब ऐसा मान मत लेना यार कि उसने सही में समोसे रखे थे, इट इज जस्ट अ मेटाफर, इट इज जस्ट अ मेटाफर। बताने की बात यह है कि उसने एमओए नहीं पढ़ा। अब उसने एमओए जब पढ़ा ही नहीं, अब वो कहने लगा यार मैंने तो देखो आपके साथ ये वाला बिजनेस कर लिया, मान लीजिए टेक्सटाइल का कर दिया, और टेक्सटाइल वो कंपनी करती नहीं थी, अब मैंने तो देखो टेक्सटाइल का बिजनेस कर दिया आपके साथ, और अब देखो उसने क्या कहा, क्या भाई एमओए पढ़ा, एमओए पढ़ा, कहते नहीं भाई मैं तो उस पर समोसा रख के खा गया यार, कहते ऐसे थोड़ी ना होता है। तो ये क्या कह रहा है, प्रेजम्पशन क्या मान के चलते हैं भैया, आउटसाइडर डीम टू हैव रेड एमओए एंड एओए, ठीक है, क्या मान के चलते हैं कि आउटसाइडर ने एमओए पढ़ा होगा, तो अब एमओए पढ़ना चाहिए था ना उसे, नहीं पढ़ा उसने, तो ये वो वाली बात है। इंडोर मैनेजमेंट कहता है भैया कि आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है कंपनी की रेगुलेटरी से। रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवांड क्या था, कि टर्कवांड ने बोला रॉयल ब्रिटिश बैंक से कि मैं एक पर्टिकुलर डील तुम्हारे साथ करूंगा। रॉयल ब्रिटिश बैंक ने कहा ठीक है, हमारा बोर्ड उस दिन बैठेगा, डिसाइड करेगा कि वो डील करनी है या नहीं करनी है, और मोस्ट प्रोबेबली वो डील हो ही जाएगी, तो उस केस में हम आपको बात फिर आगे बढ़ाएंगे, मतलब उन्होंने बोला कि मीटिंग में हो जाएगा आपका काम। अब किसी वजह से रॉयल ब्रिटिश बैंक में वो जो हमारा मीटिंग थी वो नहीं हो पाई, वो नहीं हो पाई, बट टर्कवांड को ये बात पता ही नहीं थी, क्योंकि रॉयल ब्रिटिश बैंक ने कहा कि उस मीटिंग में आपका काम हो जाएगा, तो टर्कवांड ने मान लिया कि वो काम हो गया है, और उसने आगे फर्दर जो भी उससे उस कॉन्ट्रैक्ट से या उस पर्टिकुलर चीज से आगे काम करना था उसने वो कर लिया। बाद में वो चीज़ खराब हो गई तो पता लगा कि भाई रॉयल ब्रिटिश बैंक ने बोला वो मीटिंग हुई नहीं थी टर्कवांड को, तो फिर टर्कवांड ने बोला कि मेरे भाई मेरे को क्या मतलब तुम्हारी कंपनी में क्या चल रहा है, तुमने मुझे बोला मेरा काम हो जाएगा, मुझे तो यही लगेगा हो गया होगा, मीटिंग हो गई होगी, तुमने ना मुझे बताया, ना मुझे तुमने इन्फॉर्म किया, ना कुछ किया, तो इंटरनल रिक्वायरमेंट्स प्रिजम टू बी कंपाइल्ड विद भैया बतानी पड़ेगी। एक्सेप्शन क्या है, नोटिस ऑफ इरेगुलरिटी अगर आपने दे दिया, नेग्लिजेंस या फोर्जरी अगर आप कर रहे हो, इरेगुलरिटी अगर आप नोटिस दे रहे हो, ठीक है, कि मतलब मान लो वो जो हमारी मीटिंग खराब हुई, ये मीटिंग नहीं हुई, इसका
अगर टर्कोमांड को पहले ही दे देते वो लोग तो बच जाते, ठीक है, बट फिर वो केस कैसे बनता हमारा। प्रोस्पेक्टस की अगर मैं बात करूं, वी आर ऑन द 8th स्लाइड गाइज, 9th पे जाना है बस। ये देखो इतना सा बचा है, देखो यहाँ तक बचा है, तो बने रहो बने रहो बने रहो, वीडियो पे बने रहो, पूरा खत्म करके जाएंगे आज, भागना नहीं है, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस देखो बहुत छोटे में खत्म करा रहा हूँ यार, ये पता है बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, एक एक दो दो पेज के टॉपिक हैं जिन्हें मैंने एक एक दो दो लाइन में कंपाइल कर दिया है, तो देखते रहो बने रहो। एवरेज प्रोस्पेक्टस क्या कहता है, ये गलत है, ठीक है, ये सेक्शन यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, तो इसको मत देखना। एवरेज प्रोस्पेक्टस क्या बोलता है, कहता है समरी ऑफ मेन प्रोस्पेक्टस मस्ट अ कंपनी शेयर एप्लीकेशन फॉर्म। एवरेज प्रोस्पेक्टस होता है भैया समरी होती है मेन प्रोस्पेक्टस की, इतना समझ लो। सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, कहता है भैया 1 साल के लिए जो वैलिड रह जाए ना प्रोस्पेक्टस, वो मेरा होता है। अच्छा प्रोस्पेक्टस होता क्या है भैया, प्रोस्पेक्टस होता है इज अ इन्विटेशन, जैसे शादी का इन्विटेशन होता है। शादी का इन्विटेशन क्या कहता है हमसे कि भाई इस दिन यहाँ पर शादी है 2 लोगों की, आपको बुलाया गया है कि आप आएँ और शादी इंजॉय करें, खाना पीना खाएं, शगुन दें हमें और चले जाएं। तो यही इनविटेशन होता है, जब यही इनविटेशन एक पब्लिक कंपनी पब्लिक को दे कि भाई हम आपको इनवाइट करते हैं कि आप हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करो, हम शेयर्स लॉन्च कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टस। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, एवरेज मैंने बता दिया भैया, मेन प्रोस्पेक्टस की समरी होती है, हर शेयर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जाएगी। सेल्फ प्रोस्पेक्टस होता है जिसकी 1 साल की वैलिडिटी होती है भैया, एक बार बनाओ और छोड़ दो। हर ऑफर के लिए बार बार जैसे कंपनी इशू कर रही है नए शेयर, हर बार नया प्रोस्पेक्टस निकालने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स के लिए यूज होता है जनरली। डीम्ड प्रोस्पेक्टस ये होता है भैया डॉक्यूमेंट बाय इशूइंग हाउस ऑफरिंग सिक्योरिटीज अलॉटेड बाय द कंपनी, ठीक है, डॉक्यूमेंट बाय द इशूइंग हाउस ऑफरिंग सिक्योरिटीज अलॉटेड बाय कंपनी। मतलब क्या हुआ कि मैंने किसी थर्ड पार्टी को, मतलब क्या करा, मैंने किसी एक कंपनी को बोल दिया कि भाई मेरे इतने शेयर तुम ले लो और तुम आगे बेचते रहना, मुझे अभी पैसा दे दो मेरा। तो क्या होगा कि मान लीजिए ए कंपनी है, ठीक है, मान लीजिए ए कंपनी है, वो बी कंपनी को दे देती है अपने शेयर, और बी फिर बाद में पब्लिक को दे देगा। तो जो बी देगा ए को, दैट इज योर डीम्ड प्रोस्पेक्टस, ठीक है, ठीक है, सॉरी, जो बी देगा पब्लिक को, दैट इज योर डीम्ड प्रोस्पेक्टस। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है भैया, फाइल 3 days बिफोर द ऑफर ओपन्स, क्वांटम और प्राइस नहीं लिखा होता, बट ये देना पड़ता है 3 दिन पहले, किससे, जब ऑफर खुले। मान लीजिए आपका 26 मई को खुल रहा है कोई नया ऑफर, शेयर्स का नए इशू हो रहे हैं, शेयर कोई कंपनी कर रही है मान लीजिए ए, तो उसको 3 दिन पहले यानी कि 23rd ऑफ मई को क्या देना पड़ेगा भैया, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, ठीक है। ये चीज़ हो गई, समझ में आ गई भैया। अगर कोई भी मिस्ड स्टेटमेंट दे दो, अब मिस स्टेटमेंट क्या होती है भैया कि आपने कोई गलत स्टेटमेंट दे दी है ना, जो है ही नहीं, या आपने कुछ गुमराह करने वाली बात दे दी, तो इन दैट केस भैया फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ये तो फिर भाई बहुत ही खतरनाक चीज़ हो जाती है। सिविल लाइबिलिटी, कौन लाइबल होगा, कंपनी, डायरेक्टर, प्रमोटर, एक्सपर्ट्स। क्या हो जाएगा, रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस डैमेजेस पे करने पड़ेंगे अगर सिविल लाइबिलिटी है। भैया क्रिमिनल लाइबिलिटी हो गई उसकी वजह से, कोई कोई क्रिमिनल हो गई, तो भैया उस केस में भैया प्रमोटर और डायरेक्टर फंसते हैं और पनिशमेंट मिल जाती है 447 के अंदर, फ्रॉड, ठीक। फिक्टिशियस एप्लीकेशन दे दिया आपने, तो कोई भी पर्सन जो भी लाइबल होगा वो पकड़ा जाएगा, प्लस सेक्शन 447 में 6 से 10 साल की, 6 महीने से लेकर 10 साल तक की जेल हो सकती है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस पढ़ लेना, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया है कई बार, बट इतनी मतलब 4 बार 5 बार पूछा गया है PYQs में, तो यू कैन चेक इट। शेयर्स पे बात करें, फटाफट से भागना नहीं है, अभी भागना नहीं है, बस ये दो देखो टेबल बची है, ये टेबल बची है, ठीक है, थोड़ा बाहर निकल गया, कोई नहीं, मैं ऐसे ही बता दूंगा। स्वेट इक्विटी क्या होती है भैया, ये डायरेक्टर और एम्प्लॉयज को मिलती है डिस्काउंट पे, ठीक है, फॉर उनके नो हाउ और IP के लिए, ठीक है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, 3 साल का लॉक इन करना पड़ता है, लॉक इन मतलब 3 साल काम करोगे पहले तब मिलेंगे। फिर ईसॉप की अगर मैं बात करूं तो भैया ये ऑप्शन होता है बाय करने का प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, 1 साल का वेस्टिंग पीरियड होता है, ट्रांसफरेबल नहीं होते। किसको मिलते हैं ईसॉप, भैया मिलते हैं ये एम्प्लॉयज को। तो 1 साल आपको वेस्ट करना पड़ता है, वेस्टिंग पीरियड मतलब क्या है भैया, 1 साल तक मिनिमम काम करना पड़ेगा उस कंपनी में, ठीक है। और भैया उसके बाद आप प्री डिटरमाइंड प्राइस पे खरीद सकते हो। मान लीजिए आपका मार्केट का प्राइस चल रहा है 60 रुपये, बट आपको पहले ऑप्शन दे दिया उन्होंने, तो वो मान लो चल रहा है 50 रुपये, ठीक है, या चल रहा है 40 रुपये, तो इसमें आपको 40 पे मिलेगा। बोनस इशू होता है भैया, फुली पेड शेयर देते हैं, ठीक है। क्या होता है भैया बोनस शेयर, बेसिकली जिन्होंने आपके शेयर खरीद रखे पहले से ही, उन्हें आप और शेयर दे देते हो एज अ बोनस। राइट इशू क्या होता है भैया, ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन प्रपोर्शन टू देयर होल्डिंग, ठीक है, कि जितना वो होल्ड करते हैं उसमें और थोड़ा दे देते हैं, ठीक है।
3 दिन का नोटिस देना पड़ता है, 15-20 दिन मिलते हैं आपको, 15 से 30 दिन एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए। बाय बैक होते हैं जब कंपनी अपने खुद शेयर खरीद लेती है, ठीक है, फ्री रिजर्व से या सिक्योरिटी प्रीमियम से अप टू 10% तक खरीद सकती है बोर्ड, ठीक है, और स्पेशल रेजोल्यूशन से 25% तक खरीद सकते हैं। राइट शेयर और बोनस शेयर में कई बार आ जाता है डिफरेंस, तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। पेमेंट आपकी शेयर होल्डर पे करता है, बोनस शेयर फ्री होते हैं। पेड अप स्टेटस आपका पार्टली पेड होता है या ऑलवेज पेड होता है। फिर कैश इम्पैक्ट, पार्टली पेड मतलब धीरे धीरे करके पैसे देना, ये पूरा जाता है एक बार में। कैश इम्पैक्ट, इसमें पैसा आता है कंपनी में राइट शेयर में, बोनस में कुछ पैसा नहीं आता, फ्री में देते हो आप। रिनंसिएशन, भैया रिनंसिएशन हो सकता है फेवर में नॉमिनी के, इसमें कोई रिनंसिएशन नहीं है। रिनंसिएशन मतलब होता है एक बार अगर आपने कमिटमेंट कर दी तो आप फिर किसी की नहीं सुनोगे, मतलब बेसिकली अगर आपने बोल दिया कि बोनस शेयर मिलेंगे तो मिलेंगे, फिर आप उसको वापस नहीं ले सकते, ठीक है। राइट इशू आप कर सकते हो अगर वो नॉमिनी के फेवर में, अगर वो लोगों के लिए फेवर में है, ठीक है, तो फिर आप कर सकते हो। गवर्निंग सेक्शन 62 है, इसका 63 है। यहीं तक रखेंगे, अगली वीडियो में समझाऊंगा यूनिट 3 को, बट वो अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। कोई भी डाउट है, सजेशन है, एडवाइस है, कुछ भी है, पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार, जो भी इस टाइम पे एग्जाम दे रहे हैं आपके, है ना, सेम 2 के जो इतने भी आपके दोस्त हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।